एक मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बता दिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, दैट इज ऑन 27 शीट ऑनवर्ड्स। सर आपको बताना है अभी। मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं एक कोई समरी आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी हम ये, अब आपका सिलेबस वगैरह सब चीजें क्लियर हो गई हैं, क्या आना है क्या नहीं आना है। आई एम नॉट ऑडिबल। ओके सर यू आर ऑडिबल। सर यू आर ऑडिबल। एकता तुम जब मेरा मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तो तुमको एक बहाना मिल गया, आप ऑडिबल ही नहीं हो, छुट्टी है ना, विच यू डोंट वांट टू आंसर। तुमने कहाँ तक शीट्स कर ली है पूछ रहा हूँ मैं। देख इसके अंदर क्या होता है कि जब हम वो करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आपके सिलेबस में ये चीजें बहुत क्लियर हो गई है। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये पार्टनरशिप के अंदर आपका रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन वो नहीं है इस फर्स्ट टर्म। यू हैव रेगुलर इज फंडामेंटल्स, जो फर्स्ट चैप्टर आपका वो है फंडामेंटल्स। देन यू हैव गुडविल वैल्यूएशन, वो भी है सेकेंड चैप्टर। देन यू हैव चेंज इन PSR, you have admission, इतना है। फिर रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये सेकेंड टर्म में रखा है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा वो मैंने आप पोस्ट किया था, जैसे CBSE का आया था 2 टर्म का, कि भाई एक सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो सकती है कि जिन टीचर्स ने पार्टनरशिप लिया है, जिन्होंने कंपनी लिया, तो CBSE ने कोशिश की है कि भाई जिसने कंपनी स्टार्ट किया उसका भी आ जाए, जिसने पार्टनरशिप पढ़ा है उसका भी आ जाए, जिसने FSA पढ़ा है उसका भी आ जाए। अब जिसने NPO पढ़ा दिया है वो NPO तो खैर बाद में आएगा, सब चीज नहीं कर सकती थी NPO आधा आधा नहीं हो सकता था। पार्टनरशिप स्प्लिट कर दिया, कंपनी स्प्लिट कर दिया, FSA स्प्लिट कर दिया। सो दैट इज व्हाट CBSE has done to please everyone। तो हम लोग अभी ये फंड पार्टनरशिप कर रहे हैं। दिस इज ऑल वी हैव डन। नाउ वी आर इनटू दिस फेज। हम यहाँ पे हैं चेंज इन PSR एडमिशन। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं वो चेंज इन PSR एडमिशन और रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। तो एडमिशन एडजस्टमेंट्स तो कॉमन है, तो कोई खास बात नहीं है, मतलब करीब करीब वही आ जाएगा, थोड़ा बहुत 15-1% का। ये चैप्टर एकदम अलग है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी हम ये चीज कर रहे हैं, चेंज इन PSR और एडमिशन। इसके बाद में जो है एडमिशन जो है, मेरा अंदाजा ये है कि इवन आफ्टर आई वुड बी एबल टू टेक योर क्लासेस इन द आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो 15 से 20 अगस्त तक ये हमारा आराम से खत्म हो जाना चाहिए। आइडियली 15th एक वीक के अंदर हो जाना चाहिए आफ्टर रिजॉइन, नहीं तो 2-4 दिन ठीक है अगर लग भी जाए, तो भी ऑन सेफर साइड 20th अगस्त तक ये हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अगस्त जो है अबाउट 1 वीक 10 डेज जो भी हमें मिलेंगे, उसमें जितने दिन क्लासेस हो पाएगी। एंड देन सितंबर एंड तक हमारा कंपनी अकाउंट्स हो जाएगा, जिसके अंदर शेयर कैपिटल आपका आ रहा है। तो विल बी एबल टू फिनिश दिस, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रो राटा वगैरह तो है ही नहीं उसके अंदर, सिलेबस में नहीं। इसमें अलग अलग राय है। यस्टरडे देयर वाज अ सेशन बाय मिस्टर ग्रेवाल, तो मैं उसको अटेंड कर रहा था वेबिनार। उनका कहना है कि प्रो राटा है, लेकिन प्रो राटा तो नहीं है सिलेबस। आई डोंट एग्री टू हिज इंटरप्रिटेशन, वो हम देख लेंगे। प्रो राटा नहीं है तब तो और भी बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि प्रो राटा साफ साफ लिखा रहता है, प्रो राटा नहीं लिखा है सिलेबस। तो मेरा मानना ये कि प्रो राटा तो नहीं है, बाकी अगर होगा तो हम उसको करा लेंगे। तो थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन ज्यादा लग सकता है, बाकी बहुत टाइम ही लगेगा। मेरा ये है कि विदाउट प्रो राटा अगर है तो मे बी वी माइट फिनिश द सिलेबस इन 1 मंथ। पूरा 1-1.5-1.25 महीने की भी जरूरत नहीं, 1 महीने में हो जाना चाहिए। सो दैट इज देयर। तो जो भी कहानी है, अगर without pro rata we would be able to finish in the 3rd week of September, otherwise by the end of September। और 1 वीक और ले लेते हो, चलो pro rata और थोड़ा अच्छा करा देंगे, 1st week of अक्टूबर तक ले लो। एंड देन जो फिर FSA का पोर्शन है वो हार्डली बहुत थोड़ा सा है, रेशियोज है और वो है, तो that doesn't take much of time। सो आराम से हमारा सिलेबस एंड ऑफ अक्टूबर तक ये हो जाना चाहिए, इवन लिटिल बिफोर दैट।
तो वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट ये है कि आपको कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब इसके बीच में जो भी स्कूल के एग्जाम्स आएंगे उनसे जो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा इन द सेंस कि सिलेबस को या आगे पढ़ाई में, वो अलग बात है। सो दैट इज ऑल टू बी टेकन केयर, दैट इज द, ठीक है। तो ये है कहानी। तो अभी हम आ रहे हैं चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। ये हमारा चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में हम आते हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। एक उसमें एडजस्टमेंट है हमारा, जिसको हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये हमें लगता है ये मैंने आपको सबसे पहले कराया हुआ। Second that we have is revaluation of assets and liabilities. Third that we have about it, इसके साथ जो हमारा तीसरी चीज थी, that was of calculation of ratios, वो भी हमें लगता है, calculation of new profit sharing ratio, gaining ratio, sacrificing ratio, whatever it is. Fourth is goodwill treatment. कैपिटल एडजस्टमेंट तो हट गया। कल वेबिनार में मिस्टर अग्रवाल का ये भी कहना था कि एडमिशन में बैलेंस शीट नहीं है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाया था। उनका कहना बैलेंस शीट नहीं है सिलेबस में। मैं कहता हूँ बैलेंस शीट है, सीबीएसई ने साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। उनका क्या कहना था, वो बड़ा मीटिंग थी तो उसके अंदर I was not able to reach him, but syllabus में बैलेंस शीट तो है। Reserves is there, undistributed profit losses है, ये एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गुडविल ट्रीटमेंट। ये कुछ चीजें हैं। और एक सिलेबस और आया बाद में रिवाइज्ड अकाउंट्स का, वो मैंने भी देखा नहीं है। उसमें पहले वाले सिलेबस में कुछ गलतियां थी तो बाद में आया, तो उसको एक बार और देख लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं आपके। तो हमने ये वाला एडजस्टमेंट किया है, ये हम 25th और 26th शीट में है। दिस इज ऑन 27th शीट ये दी है मैंने आपको, और 28th शीट मैंने इसकी दी है गुडविल ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज बता दे रहा हूँ, ये एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, तो इसलिए आप उसको समझें। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमारे पास जो कुछ एसेट्स दे रखी हैं, हम ये जानते हैं कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं यहाँ पे लायबिलिटीज भी और कैपिटल भी। वी नो कि जो हम ये अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट और कुछ भी हो, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा से बनता है। हिस्टोरिकल डाटा से बनता है मतलब जब खरीदी थी या एसेट तब, जो पास्ट। तो आज अगर हम उसकी देखें रियल वैल्यू, वो रियल वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। हमारा हिस्टोरिकल डाटा कह रहा है कि लैंड हमने 5 लाख में खरीदी थी आज से 10 साल पहले, लेकिन आज मार्केट की उसकी लैंड की रियल वैल्यू कुछ और हो सकती है। एक ये बात, ये सिर्फ लैंड की बात नहीं है, लैंड बिल्डिंग के साथ भी हो सकता है और मशीनरी जैसी चीज के साथ भी हो सकता है। तो एक तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सारा डाटा हिस्टोरिकल बेसिस पे रखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने 11 में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे हम ये नहीं देखते कि आज की मार्केट वैल्यू क्या है। और अगर मान लो कई साल बाद हम कंपेयर करें मार्केट वैल्यू को अपनी बुक वैल्यू से, तो मालूम पड़ रहा है कि बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा हो सकता है, दिस इज वन वे। दूसरी चीज ये भी हो सकती है या होती है कि जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेशन। बट डेप्रिसिएशन तो एस्टिमेशन, को एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन थोड़ी लगाते हैं। एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन तो हम निकाल भी नहीं सकते, और अगर निकालना चाहेंगे तो हम कब निकाल पाएंगे, जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी। हम तो डेप्रिसिएशन खरीदते ही लगाने लगते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वेट करते हैं एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी।
The year, the time we purchase the asset, we start depreciating the asset. But the exact value of depreciation can be only known when the asset's life is over. Assets की लाइफ जब खत्म हो जाएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, अभी तो लाइफ खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो हमने खरीदी है, तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतना डेप्रिसिएशन लग रहा होगा. ये एस्टिमेशन किस बात पे डिपेंड करता है? ये एस्टिमेशन एसेट की कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ये एस्टिमेशन एसेट की लाइफ पे डिपेंड करता है, और ये एस्टिमेशन एसेट की स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंड करता है. अगर किसी ने स्क्रैप वैल्यू ज्यादा एज्यूम कर ली और सेम नंबर ऑफ इयर्स, लाइफ दोनों ने सेम ली है लेकिन एक ने ज्यादा एज्यूम कर ली, तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा. एक ने कम एज्यूम की तो उसका ज्यादा हो जाएगा. किसी ने लाइफ ज्यादा ली तो उसका डेप्रिसिएशन जो है कम आएगा. जिसने लाइफ कम ली है उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा. तो ये सारा एस्टिमेशन का खेल है. तो हमने जो एस्टिमेशन लगाया था, मान लीजिए हमारी बुक्स के अंदर कोई एसेट दे रखी, मशीनरी. वी हैव बीन गिवन अ मशीनरी ऑफ ₹5 lakhs. हमारा एस्टिमेशन था ये मशीन 20 साल चलेगी, तो हम 20 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाने लगे. ठीक है, हम 20 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाने लगे. जैसे तो ये डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन होता है. तो मान लीजिए हमने एस्टिमेट किया कि एसेट की लाइफ 10 इयर्स है और एसेट की वैल्यू हर साल 10% से कम हो रही है. तो 1 लाख की अगर मान लीजिए एसेट है तो 10% से कम होते होते 4 साल बाद 40% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 60,000 बचनी चाहिए. तो हमारी बैलेंस शीट उस एसेट को 60,000 में दिखा रही है और उस एसेट को मैं मशीनरी मान लेता हूँ 60,000. लेकिन जब हम उसकी रियल वैल्यू देख रहे हैं तो हमने जो 10 साल एस्टिमेट किया था वो कुछ ज्यादा कम ले लिया था. एक्चुअली मशीन 15 साल चलती है, तो डेप्रिसिएशन जो है उतना है ही नहीं. डेप्रिसिएशन इज समवेयर अराउंड से 15-16% ले लेता हूँ टू बी ऑन अ सेफर साइड, जो भी है. अब WDV स्ट्रेट लाइन जो भी है आप मान लीजिए, तो मान लीजिए डेप्रिसिएशन जो सॉरी कम लगना चाहिए था, डेप्रिसिएशन हमारा लगना चाहिए से 7%. तो हमारा 4 साल के अंदर सिर्फ 28% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था. तो हमारी जो एसेट की वैल्यू है, अगर मैं 30% में ले लेता हूँ तो एसेट की वैल्यू उनका ये अंदाजा है कि 75-72,000 होनी चाहिए. लेकिन हमारी बुक्स तो 60,000 दिखा रही है. तो यहाँ पे हमको लगा कि एसेट मशीनरी कम वैल्यू पे आ रही है, जबकि इसकी वैल्यू एक्चुअल मार्केट वैल्यू 12,000 रुपए कम से कम मार्केट वैल्यू ज्यादा है. अगर इस एसेट को हम बेचें, जस्ट 4 साल चलाई हुई मशीन है, तो हमने जो एस्टिमेट किया 60,000, उसकी जगह 72,000 75,000 मिलेगा आपको. तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 72-75 है, हम तो 60 बता रहे हैं. तो यहाँ पे हमें मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा. उल्टा भी हो सकता है, हमने डेप्रिसिएशन कम लगाया, ज्यादा लगना था. ज्यादा लगाते तो जाके आज इसकी वैल्यू जो है हमारी बुक्स में सिर्फ 50,000 आती. चलो 50 जितना लगाना चाहिए था तो 50 आती, हम तो 60 दिखा रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू तो 50 है. तो 10,000 से हम उसको कम कर देंगे. तो ऐसा हमारी एसेट्स लायबिलिटीज के साथ होता है. या तो हमने ओवर एस्टिमेशन कर दिया, या अंडर एस्टिमेशन कर दिया, या हिस्टोरिकल हो गया, कुछ भी हो गया, या कोई एंट्री रखना भूल गए, कुछ एंट्री की नहीं हमने तो चला आ रहा है. तो ये सब कुछ गलतियां हो सकती. ये सब हमारा जो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन है, जो कुछ भी है, ये वैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम करते हैं. इसको कैसे करते हैं उसकी बात मैं भी कहूंगा. गुडविल ट्रीटमेंट की हमारी एंट्री होती है, वो मैं आपसे बाद में बताऊं. अब मैं आ रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्या, रिवैल्यूएशन का है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all incomes and gains.
तो इसका मतलब अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो जितने भी हमारी एसेट्स की वैल्यू लॉस हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू घट रही है, मतलब लॉस लिखना ज्यादा ठीक है। लॉस के केस में हम डेबिट एक्सपेंस या लॉस के केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। हेलो, और इनकम्स एंड गेन्स जो है हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो हमारी अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, कम हो रही है तो हम डेबिट में लिखेंगे। इसी ढंग से अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या फिर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो भी हम उसको इस ढंग से देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमको लॉस होता है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंट्री करते हैं। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमको प्रॉफिट होता है, तो हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते हैं। जब हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज करते हैं। जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट होता है, तो दिस इज व्हाट वी शो। अगर टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर एसेट्स ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, और वो जो लॉस को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओड रेशियो होगा। और ये दोनों में से कोई एक ही चीज आ सकती है। ठीक, दिस इज इट। तो इसको एक सेठिया है, विनय सेठिया, मेरे फ्रेंड दिल्ली में, वो इसको ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं एक साइड ये एंड दिस इज दैट। आपको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे तरीका उनका। एंड ही सेज कि इधर जो है वो दुखी है ना, एंड इधर जो है वो सुखी। व्हेन इट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, तो you credit the revaluation account, and when it makes you sad you debit the revaluation account। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, और ये put it simply like this। तो जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटीज कम हो रही है, डेफिनेटली इट मेक्स अस हैप्पी, तो वी रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये जो मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि प्रॉफिट का लिखना लॉस में? नहीं भाई, ऐसा है कि किसी एसेट में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, तो नेट डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस। तो नेट डिफरेंस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जैसे पीएनएल अकाउंट होता है ना, वैसे ही आएगा। या तो लायबिलिटी साइड ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा आएगा तो लॉस हो जाएगा। सर तो ये मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब बनता है? नहीं, जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब बनेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा मतलब whenever you will have a situation of change in PSR, admission or something like this, admission होगा, change in profit share ratio होगा, retirement होगा, death होगा, इन चारों सिचुएशन पे ही बनता है। और इसकी कोई डेट नहीं होती है, कभी भी बनाया जा सकता है। एंड ऑफ द ईयर बनेगा ऐसा नहीं है, कभी भी बनाया जा सकता है। हमको करना क्या है, जिस डेट पे हम बना रहे हैं उस डेट एसेट्स की लायबिलिटीज की वैल्यू देखनी है, रियल वैल्यू क्या है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद टाइम पीरियड आल्सो। एक साल में कितनी बार बनाना है वो भी आप बना सकते हो, नॉट ओनली वंस इन अ ईयर, यू कैन मेक इट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर
and then it can be made any number of times and it can be made any time, and only thing is it is made when there is reconstitution, तभी बनता है. सर अगर मल्टीपल पार्टनर्स एक टाइम पे ज्वाइन करते हैं फर्म को तो फिर क्या होता है? उसमें क्या रहेगा कि we'll have to find out कि who is gaining and who is sacrificing ultimately, और उसका अफेक्ट हमको रिवैल्यूएशन पे नहीं पड़ता, उसका अफेक्ट पुराने प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी नहीं पड़ता, वो तो हमको रेशियो बटना है, उसका इफेक्ट पड़ता है गुडविल ट्रीटमेंट. इफ यू आर ज्वाइनिंग मोर देन वन पार्टनर एट अ टाइम, अगर हमारे ऐसा हो रहा है कि एक से ज्यादा पार्टनर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं. तो अब भी मैं एक सिंपल सी सिचुएशन दे रहा हूं आपको. ए बी ले लेता हूं पार्टनर्स, दो पार्टनर्स ए एंड बी, इसका 3:5 का रेशियो, इसका 1:5 का रेशियो, और सी और डी ज्वाइन करते हैं, ये ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो. अब ये डिसाइड होता है कि सर ये बी का तो 2:5 होगा, 2/4. हाँ यार वही मैं बोल रहा था, मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही है. अब ये जब नया पार्टनर सी और डी ज्वाइन करते हैं तो ये डिसाइड होता है कि इसको 2 मिलेगा, 2/5, इसको 1/5, इसको 1/5, इसको 1. तो उससे फर्क नहीं पड़ा कुछ, फर्क बस ये पड़ा कि इसने 1/5 दिया है. अब वो 1/5 आप इसका सी को मान लो या डी को मान लो, क्या फर्क पड़ता है. इसी ढंग से बी ने भी 1/5 दिया है, तो उसका आप सी को मान लो या डी को मान लो. तो अल्टीमेटली कोई भी पार्टनर आए और कितने भी पार्टनर आए तो वो उनको कोई ना कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना. सो ये चाहे मल्टीपल पार्टनर्स हो कुछ हो, अल्टीमेटली व्हाट यू आर कंसर्न्ड इज व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो. एंड यू नीड टू नो कि जो पार्टनर्स आए इनकी वजह से किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, किसने नहीं किया, किसने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किसने नहीं किया. ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा सेक्रीफाइस ए ने किया हो, बी का शेयर वही का वही है, ए का शेयर 1/5 हो गया तो ए ने ही सी को दिया और ए ने ही डी को दिया, ऐसा भी हो सकता है. तो एनी सॉर्ट ऑफ थिंग इज पॉसिबल. तो वो कोई खास बात नहीं, चाहे कितने पार्टनर्स हो, और इसका इफेक्ट हमको गुडविल पे पड़ता है, बाकी और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. और गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना हो तो निकाला जा सकता है. अगर गुडविल अकाउंट रिवैल्यूएशन उसको क्लोज नहीं करना है, रिजर्व्स को या लॉसेस को, तो वो भी हो सकता है कि देखना पड़ेगा हमें कि किस पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है. दैट इज ऑल वी नीड टू फाइंड आउट. तो ये हम इस ढंग से उन चीज को कर सकते हैं. ये तो मेरा आपको जो शीट रेशियोज वाली थी, ये रिवैल्यूएशन की शीट है. बस मैंने अभी इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर 20 सिचुएशंस है, जो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कम से कम आपको इतना करना है. अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज बता देता हूँ. बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 25% से बिल्डिंग को बढ़ाना है. बिल्डिंग कितने की, 4 लाख की, 25% से बढ़ाना है. तो 4 लाख का 25% कितना हुआ, 1 लाख. 1 लाख. तो हमारी एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग बढ़ने से हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट. तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा. तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 1 लाख रुपीज क्रेडिट, जितने से बढ़ रही है. प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 5,000 से 3,000 करना है. वी हैव टू रिड्यूस प्रोविजन. तो प्रोविजन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है, इट इज अ प्रॉफिट और इट इज अ लॉस फॉर अस. प्रॉफिट. प्रॉफिट. ये जो प्रोविजन है ये एसेट्स को माइनस करता है, डेटर्स में से कम होता है. तो प्रोविजन जितना कम होगा पार्टनर्स का प्रॉफिट उतना बढ़ता है. हम बैलेंस शीट में डेटर्स मान लीजिए मेरे पास 50,000 के हैं. इस 50,000 के डेटर्स में से
मैं प्रोविजन घटा रहा हूं 5,000, तो मेरे डेटर्स 45 के। लेकिन अगर मैं 3,000 का प्रोविजन घटाऊंगा तो मेरे डेटर्स 48,000 के हो जाएंगे, 47,000 के हो जाएंगे। तो मैं क्या बता रहा हूं आपसे कि प्रोविजन कम होने से मेरे डेटर्स बढ़ गए ना, एसेट बढ़ गई, 45 की एसेट 47 हो गई प्रोविजन कम होने से। तो दैट मींस रिड्यूसिंग प्रोविजन इज गुड फॉर अस। इसका मतलब हमारा बिजनेस ठीक है ना, हमको 5,000 लॉस लग रही थी, अब 3,000 का लॉस लगने की चांस है, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोविजन कम होने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो प्रोविजन कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। किधर? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस टाइप से आपको इनके सबकी जनरल एंट्री भेजनी है। सिर्फ ये एक दिन में 1.5 घंटे का काम है मैक्सिमम। 1.5 घंटा भी इसलिए ले रहा हूँ कि वो आप थोड़ा सा उठ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, थोड़ा सा कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए। तो अगर आप लगातार बैठे तो इट इज नॉट मोर देन 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स, एक पीरियड का ज्यादा सा काम नहीं है। 27 शीट, बस इतना पहले आपको करना। इसके बाद मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस चेंज इन पीएसआर के कर सकेंगे। चेंज इन पीएसआर पूरा खत्म हो जाएगा। एडमिशन में गुडविल का थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट अलग होता है, वो मुझे आपको बताना रहेगा, फिर एडमिशन भी वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए सर, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आता क्या? इसका मतलब क्या हुआ अंशी, बताओ। What do you think is the meaning of this third adjustment? मतलब 4,000 रुपये अलग से साइड में रख लिए थे, कोई आउटस्टैंडिंग बिल हो तो। इसका मतलब ये है वॉज टू बी मेड, बनाना है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई एक रिपेयर कराया होगा और उसने रिपेयर वाले ने हमको 4,000 का बिल भेजा है, ठीक है, हम इसको आउटस्टैंडिंग बिल मान लें ना, फिर हमको दिक्कत क्या है, हम इसको आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल मान लें। लेकिन कोई क्वेश्चन कह रहा है नहीं, इसको प्रोविजन बनाना है। अभी इसको लाइबिलिटी मत मानो कि बिल भेज दिया 4,000 रुपए देने, ना ना ना, वो कह रहे हैं इसको लाइबिलिटी नहीं, इसका प्रोविजन बनाइए। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि उन्होंने तो 4 का बिल बना के भेजा है, लेकिन हम उससे एग्री नहीं करते उसके बिल से। हम उससे बात करेंगे कि भाई तुमने 4,000 का जो बिल भेजा, बता इसने क्या क्या ठीक किया गाड़ी के अंदर, क्या क्या रिपेयरिंग की। तो जब हम उससे बात करेंगे तो ये अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो वो उनका ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इसको भी लायबिलिटी मत मानो, इसका प्रोविजन बनाओ। देना है 4,000 रुपए, रिपेयरिंग का पैसा तो देना है, कितना देना है ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है डिस्कशन के बाद। हो सकता है हमें लगता है कि नहीं इसको कम किया जा सकता है, हम कम भी करेंगे। तो वो ये कहना चाहता है। तो आपको इसका प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन। लेकिन यहाँ P&L अकाउंट तो बन नहीं रहा है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, रिपेयर बिल टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। सर, तो ये तो डेबिट में चले जाएगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा और सब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाएंगे इसको। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने प्रॉफिट से प्रोविजन का पैसा घटाकर एक प्रॉफिट से कम करके एक प्रोविजन पे डाल दिया। तो ये प्रोविजन अकाउंट नया बनाया है हमने। प्रोविजन अकाउंट वैसे भी जब बनाते हैं हम तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आता है, तो हम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। Yes, any other point, any other question, doubt in this? और किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से, फिर ये शीट साफ करके 27 तक भेजिए। गुडविल एक मुझे बताना है, और कल जैसा आप लोगों ने कहा है कि सर पहले वो करा दीजिए, तो मैं वो करा दूंगा। मैक्रो का जो बाकी के 1-2 चैप्टर्स हैं, फिर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में ले लेंगे उसके अगस्त।
बोलिए, मेरे से कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? No, sir. Any query, any questions? So I would like to have sheets till 27. सर ये शीट सेंड कर दी आपने? मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर नहीं भेजी तो मैं भेज देता हूँ।